हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुजरिया। हम कंप्लीट कर रहे थे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की बुक है। क्लास 11th की पोल साइंस की बुक है। बुक का नाम क्या है? भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। उसका चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, संविधान क्यों और कैसे। उसके बाद आज हम चैप्टर कंप्लीट स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम रहेगा भारतीय संविधान में अधिकार। तो पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे एकदम पूरा लाइन टू लाइन रीड करके, जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं भी करते हो तो आप वीडियोस देख के पूरी एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो लाइन टू लाइन, कुछ भी नहीं छूटेगा। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पोल साइंस या पॉलिटिकल साइंस के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आता है। एंड जितने भी पोल साइंस के पीजीटीज हैं, चाहे वो रेलवे का हो गया, चाहे डीएसएसबी का हो गया, चाहे केवीएस हो गया, एनवीएस, कोई भी हो, तो जितने भी पीजीटीज हैं पोल साइंस और जो भी जिनमें पॉलिटिकल साइंस जीके का पार्ट होता है, तो उन एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं हम परिचय। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता, यानी संविधान केवल इसलिए यही नहीं बताता कि सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना क्या है, उनके परस्पर अंतर संबंध क्या है, ये ओनली यही नहीं बताता, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा। मतलब ये बताता है लेकिन ओनली यही नहीं बताता। संविधान कौन सा दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में क्या करेंगे कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार निहित है उनकी स्टडी करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, यानी संविधान के किस भाग में किया गया है? थर्ड में, तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकारों के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है, यानी मौलिक अधिकार तो दिए हैं लेकिन उसका यूज कैसे करना है उसकी भी सीमाएं बताई गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता के बारे में, कि आप स्वतंत्र हैं, कि आप अपने देश में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इन दी सेंस आप गुट बना सकते हैं, आप जो चाहे वो बिजनेस कर सकते हैं, जो चाहे नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, जो चाहे अपना काम कर सकते हैं, जिससे चाहे आप मिल सकते हैं, अपनी एक्सप्रेशन कर सकते हैं कि आपके मन के अंदर क्या है, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आपको गुट बना सकते हैं। गुट बनाने का मतलब क्या हुआ? लोगों को इकट्ठा किया, आप कुछ पर्टिकुलर अपने धर्म के रिगार्डिंग या समाज के सुधार के रिगार्डिंग या कोई पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग आपने एक संस्था बनाई। अब उस संस्था से ऐसा नहीं हो कि आप अराजकता फैला रहे हो, यानी कि आपने ऐसा किया कि टेररिस्ट ग्रुप बना लिया, ऐसे नहीं बना सकते। आप गुट बना सकते हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टेररिस्ट ग्रुप ही बना लिया आपने, अब देश में अराजकता फैला रहे हो, गृहयुद्ध की तैयारियां करवा रहे हो, तो ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस कर लो, जैसे कि केमिकल फैक्ट्री खोलनी है, तो केमिकल फैक्ट्री खोलनी है तो आप इसका मतलब ये नहीं कि रेजिडेंशियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री खोल लोगे। रेजिडेंशियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री नहीं खोल सकते ना, क्योंकि उससे और लोगों को दिक्कत आएगी। तो और लोगों के आप जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारी चीज़ें आप फ्री हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप डंडा लेके चल दो, कोई भी रोड पर मिला उसको पेल दिया पकड़ के। यू आर फ्री, पर तुम दूसरे की आज़ादी नहीं छीन सकते। तुम फ्री हो जिससे कि दूसरे को दिक्कत ना हो, तो उसकी सीमाओं का भी वर्णन है। बीते हुए 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ और कुछ विस्तृत भी। कुछ ऐसे अधिकार थे जिनका स्वरूप बदला गया और कुछ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। तो इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। कौन सा होगा? भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित करता है, बिल्कुल। बस सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं मौलिक अधिकार, कोई भी उनको छीन नहीं सकता। आपातकाल की जो कंडीशन होती है उसमें भी कुछ अधिकारों को तो सेफ रखा जाता है कि इन अधिकारों को तो आप छीन ही नहीं सकते। जीने का अधिकार हुआ, तो ये अधिकार तो आपके पास सेफ रहेंगे।
तो ये रहता है कि इमरजेंसी की कंडीशन में कौन कौन से मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन कौन से अधिकार आपको दिए जाएंगे। उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है, यानी कि मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका किस प्रकार से सुरक्षित करती है। यानी कि अगर कोई आपकी शिक्षा को बंद करता है, शिक्षा के अधिकार को खत्म करता है, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उसके आगे आ जाएगा। आपको PIL लगानी है और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोई फैसला आपके लिए सुनाएगा कि आपके अधिकारों को नहीं छीना जाएगा। मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, इन सब टॉपिकों के बारे में इस चैप्टर में अपन चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अधिकारों का महत्व। इसमें एकदम एग्जाम्पल के थ्रू जो अलग अलग देश विदेशों में क्या क्या हुआ उन सारी चीज़ों को इसमें समझाया गया है, तो आपको एकदम अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो एक बार आप वीडियो देखिए, सब आराम से समझ में आ जाएगा। अधिकारों के महत्व। तो 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। 1982 से पहले अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था। इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। ठीक है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया, यानी जो काम करवाने के लिए ठेकेदारों ने जो मजदूर वगैरह रखे थे उनसे इतनी बुरी हालत में काम करवाया गया, मतलब लगे रहो तुम काम करने, जा नहीं सकते कहीं भी, खाना भी हाँ खाना यहीं खा लो, ने का दिया फिर कुछ नहीं। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई, यानी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी डिसाइड की, जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये, अब उनको 10-20 रुपये ही दे रहे हैं, तो ये गलत है, न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं दे सकते। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने, यानी जो सोशलिस्ट जो होते हैं, उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दिया कांड। समझ आ गई बात। सोशलिस्ट जो थे उन्होंने उनका एनालाइज किया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय में एक PIL दायर कर दी। उन्होंने दलील क्या दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है। उन्होंने वहां पर क्या दलील दी कि जो मिनिमम मजदूरी है उससे भी कम मजदूरी दी जा रही है, तो इसको या तो बेगार कहेंगे कि बेगारी कर रहा है। जो उच्च वर्ग जो थे, जो मजबूत वर्ग थे, वो निम्न वर्ग के लोगों को इसी तरीके से रखते थे बेगारी वगैरह करने के लिए कि थोड़े से पैसे दे देंगे महीने के 10-20-50 रुपये, तो हमारे पास सारा काम करोगे, हमारे खेतों वगैरह की देखभाल करोगे, काटा कूटी, हमारे जानवर वगैरह उनकी देखभाल करोगे, भैंस ठोर जो भी एक्सेट्रा। तो ये बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है। और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, यानी अगर कोई उनका शोषण करेगा तो उसके विरुद्ध मौलिक अधिकार दिया गया है कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, तो उस मौलिक अधिकार का जो है उल्लंघन है। कोर्ट ने क्या किया, इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। यानी सरकार ने ठेका दे दिया ठेकेदारों को, ठेकेदार कर रहे हैं सारे कांड। अब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि इनको पैसा दिलाओ पूरा, या तो तुम दो या उनसे दिलाओ। आगे, मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। लालुंग असम के मड़ीगांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है, यानी कोई मचल लालुंग था असम का, उसकी एज मात्र 23 ईयर थी। उसको अरेस्ट किया गया था, कहाँ का था, मड़ीगांव जिले के चुबरी गांव का। भाई अगर किसी एग्जाम में पूछा भी जा सकता, बहुत ज़्यादा इतना डिटेल नहीं होना चाहिए, अब दिया है तो ठीक है। मड़ीगांव जिले के चुबरी गांव का था। तो उस पर केस क्या था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई अस्पताल में कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार, एक तो 1967 और एक 1996 में चिट्ठी भेजी
कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी कितना बड़ा गैप हो गया, 1967 और 1996, करीबन करीबन 29-30 साल का गैप हो गया। तो डॉक्टरों ने इलाज कर दिया उसका, डॉक्टरों ने बोल दिया कि एकदम सही है, जेल अधिकारियों को सूचना कर दी इसके बारे में कि लालुंग स्वस्थ है और इस पर केस चलाओ। लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग जो था वो न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। इस तरह वो कितने साल तक हिरासत में रहा? 54 साल तक हिरासत में रहा था। और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। यानी कि हुआ क्या था, 23 साल की उम्र थी उसकी, मचल लालुंग थी। उसने किसी को मारपीट कर दी, उसमें गहरी चोट वगैरह पहुंचा दी। जब न्यायालय के सामने लाया गया तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, तो उसे तेजपुर के एक हॉस्पिटल था, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोले हॉस्पिटल, वहां उसको भर्ती करा दिया। उसका इलाज हो गया पूरा। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को कई बार बोला कि आप जो है इस पर मुकदमा चला सकते हैं, ये एकदम सही है। तो ये 1967 में लिखी गई थी चिट्ठी, उसके बाद लिखी गई 1996 में, 1967 से 1996 में, यानी करीबन 30 साल का गैप था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो हिरासत में ही पड़ा रहा, कोई सुनवाई वगैरह कुछ नहीं हुई। 2005 में उसको छोड़ा गया, जब उसकी एज कितनी थी? 77, यानी कि वो 54 साल तक जेल में रहा था। तो एक भी बार सुनवाई नहीं हुई, बल्कि सुनवाई तो होनी चाहिए थी, तो गलत बात है, उसके अधिकारों का उल्लंघन है। भाई उसने अगर किसी के साथ मारपीट की तो उसको सजा दे सकते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। इसका मतलब ये नहीं कि 54 साल तक जेल में पड़ा रहा वो। इतनी तो उसने कोई वो भी नहीं किया, उम्र के से भी ज़्यादा हो गया है। तो जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसकी वो की थी, बंदियों का निरीक्षण किया, तब उसको छोड़ा था। तो आगे इसमें क्या है कि मचल का जो पूरा जीवन जो है वो व्यर्थ चला गया, क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ना हो सकी। हमारा संविधान क्या करता है? सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। यानी कि जितने भी नागरिक हैं उसके मुकदमे की निष्पक्ष एक तो सुनवाई होनी चाहिए और जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। ये नहीं पटक रखा 5 साल उसके बाद ही सुनवाई करेंगे ना। कोर्ट डिसाइड करेगा 15 दिन के रिमांड पर भेजना है, 20 दिन के रिमांड पर भेजना है, 30 दिन के रिमांड पर भेजना है, 2 महीने के रिमांड पर भेजना है। कोर्ट डिसाइड करेगा, फिर उसके बाद फिर उसको लाया जाएगा वहीं पे, फिर उसकी सुनवाई होगी। अगर वो दोषी पाया जाता तो उसको सजा दी जाएगी, 2 साल, 5 साल, 6 महीने, 5 महीने, जो भी एक्सेट्रा। दोषी नहीं पाया जाता उसको तुरंत छोड़ा जाएगा। ये किस अधिकार में आता है? जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में। मचल लालुंग का मामला जो था उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। यानी कि हमारे पास संविधान था उस टाइम, संविधान में ये सारे अधिकार भी थे, लेकिन फिर भी उसके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। एक बार इसको देख लेते हैं। अगर लालुंग धनी और ताकतवर होता तब क्या होता? वैसे ही छूट जाता। यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? प्रॉपर पैसे मिलते उनको। क्या उनके साथ भी अधिकारों का इसी तरह हनन होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो एजुकेटेड है। वो तभी काम करेंगे जब उनको प्रॉपर पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। भाई जाओ अपना काम करो। और धनी और ताकतवर का तो ऐसा है कि जो मिसयूज करने वाले, आपके लिंक्स हैं अच्छे अच्छे, पैरोल पे रहोगे आप बाहर। कोई भी गुनाह किया है आपने, अखबार उठा के देख सकते हो आप, आज के नहीं बहुत पहले भी। आगे देखते हैं। इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। बंधुआ मजदूरी जो थे उसमें भी तो उल्लंघन हो रहा था, लेकिन न्यायालय में चुनौती दे दी इस चीज को, पीआईएल दायर कर दी। अब पीआईएल दायर कर दी तो भाई साहब फिर तो गए सामने वाला। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके भी हकदार थे,
तो शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। यानी कि अगर मच्चल लालुंग के केस में भी अगर कोई पहुंच जाता कोर्ट में तो उसकी सुनवाई जल्दी हो सकती थी, लेकिन उस केस में कोई पहुंच नहीं सका। अगला देखते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। उपरोक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। यानी अधिकार तो है हमारे पास, लेकिन उन्हें लागू कैसे किया जाए। अगर वो लागू हैं तो बहुत अच्छा है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास मौलिक अधिकारों के रिगार्डिंग आप डायरेक्टली जा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई छोटी जगह, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में कोई छोटी सी जगह है, छोटी जगह का इन द सेंस, चलो मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ वहीं का देख लेता हूँ। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई कस्बा है या मेन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ही है, अगर यहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में नहीं जाते हैं, तो कोर्ट आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास इस बात का संज्ञान ही नहीं है। फिर दूसरी बात कि वहाँ किसी ने PIL नहीं लगाई है, PIL नहीं लगाई तो डायरेक्टली कैसे वो करें। बाकी ले सकते हैं डायरेक्टली संज्ञान, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी ने PIL नहीं लगाई तो उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। कोई तो हो जो कोर्ट के सामने ले जाए कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है वहाँ पर, कुछ करो। तो कोर्ट फिर उसी रिगार्डिंग, उसी के अनुसार जो है कार्रवाई करेगा। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है कि तुम्हारे पास ये सब अधिकार हैं, एकदम फ्रीली रहो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। बिल्कुल भाई, उनको सुनिश्चित होगा, उन्हें पता होगा कि हाँ हमें ये अधिकार हैं, तो वो आराम से इसका उपयोग कर सकेंगे, जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। यानी संविधान द्वारा जो अधिकार प्राप्त किए गए और उनको संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को क्या कहा जाएगा, अधिकारों का घोषणा पत्र। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। यानी जो अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वो क्या करता है, सरकार को रोकता है कि जो नागरिक हैं उनके अधिकारों के विरुद्ध काम ना किया जाए, उनके अधिकारों को ध्यान में रखा जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। सुप्रीम कोर्ट बैठा ही है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है, या तो किसी निजी व्यक्ति से होगा या फिर कोई संगठन से हो गया। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यानी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसकी सुरक्षा करे, यह जरूरी है। यानी कि वो हरियाणा सरकार का पिछला वो बयान आया था ना, CM ने दिया था कि इतने सारे लोगों हैं, सरकार का काम नहीं लोगों की सुरक्षा करना, है ना। तो ऐसा सरकार नहीं टाल सकती। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। तो ये प्रॉपर लोकतांत्रिक जो सरकार है वो ये करे। हाँ, बहुमत की सरकार है तो उसमें कभी कभी तानाशाही हो सकती है, कभी कभी वो डिपेंड करता है कि वहाँ बैठा कौन है। बाकी सभी बड़े लोग होते हैं तो शालीन होते हैं, समझते हैं चीज़ों को। जितने बड़े पद पे आदमी रहेगा वो उतना ही शालीन रहेगा, उतना ही चीज़ों को समझेगा। जैसे हम सोचते हैं ना कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे कि मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, अभी मैं कुछ नहीं करता तो मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा मैं पढ़ूंगा, बहुत सारा पढ़ूंगा, मैं या तो IAS बन जाऊंगा या IPS बन जाऊंगा, बहुत सारा पढ़ के। इतना ज़्यादा जुनून है मेरे अंदर। और जब मैं जाके IAS और IPS बनूंगा ना, तो उस टाइम पर मेरे मन से वो सारी चीज़ें हट चुकी होंगी, क्योंकि मैंने एथिक्स को भी पढ़ा होगा, मोरालिटी, मैंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। तो उसके बाद क्या, अगर मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा भी हुआ तो मैं उन सारी चीज़ों को भूल जाऊंगा कि नहीं यार कुछ नहीं है, आराम से एकदम शांत रहो, चिल रहो। तो ये कब हुआ, जब मैं बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया, क्योंकि मैंने संघर्ष किया उसके लिए, तब मैं जा कर के पहुंचा।
और अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इससे द्वेष, उससे द्वेष, ये करूँगा, वो करूँगा, ये सारी बातें होती है। तो जितने बड़े पद पे जो आदमी होता है वो उतना ही ज़्यादा शालीन होता है, क्योंकि उसने वो चीज़ें अचीव की हुई होती हैं, मिली नहीं हुई होती हैं। अब कोई मैं अचानक आज ही IAS बना दे एक दिन के लिए, तो मेरा तो जिन जिन से द्वेष है मैं उन सबको पेल दूंगा ना पकड़ के। तो ऐसा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग कौन से थे? विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS, या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकती है। इस बात का जरूर ध्यान रखा जाता है कि ये व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। विधायिका कोई कानून बना दिया, कार्यपालिका लागू कर दिया, नौकरशाह पावर का उपयोग, न्यायपालिका, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। तो चलिए फिलहाल के लिए ही इतना ही। आगे हम फिर आएंगे, स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है, जिसमें अफ्रीका का नस्ल भेद वगैरह। तो चलिए, थैंक यू, फिलहाल के लिए इतना ही।